लास्ट ईयर जब मैं सेवा दल में जिम्मेदारी संभाला तो मुझे पत्रकार लोगों ने पूछा कि सेवा दल है कब? आरएसएस तो देश भर में दिखता है, सेवा दल दिखता नहीं। तो मैंने उनको जवाब दे दिया कि सेना कहां दिखती है आपको? कैन यू सी द आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है, आपको दिखती है रोज? बोले नहीं। बोले कब दिखती? कब दिखती? युद्ध के समय। जब युद्ध का युगल फूटता है तब जाके सेना बाहर दिखती है, नहीं तो सेना का अपना काम करती रहती है। अपना जो आरएसएस में दिखती है वो भीड़ है, लाई हुई भीड़, कंफ्यूज भीड़, पोलराइज भीड़ और कभी कभी ब्रेन वॉश भीड़ है। वो भीड़ है, वहां इंसान कम है, वहां पे भीड़ ज्यादा है। मतलब सेवा दल तो सेना है, और एक ऐसी सेना कि जब इस देश को जरूरत थी आजादी के आंदोलन में लड़ने की, जब गोरों से लड़ते थे, जब लाठी खाना हो, गोली खाना हो, गाली खाना हो, जेल जाना हो, तो सबसे पहले फ्रंट में कोई एक संगठन चलता था। कांग्रेस का भी एक संगठन जो फ्रंट में लेकर लड़ता था, वो कौन सा संगठन था? वो सेवा दल था, शिष्टबद्ध संगठन के रूप में। इसीलिए तब से फ्रंटल के, जो फ्रंट में लड़ता है उसको फ्रंटल कहते हैं, एंड वी वर द फ्रंटल। प्रॉब्लम यह हुआ कि हम अपने अच्छे कामों को जितना स्प्रेड करके लोगों के बीच में ले जाना चाहिए, थोड़ा बीच में हमारा रुकावट भी हुआ। उस समय पर एक तरफ जंग में लड़ने वाला, गोली खाने वाला, जेल जाने वाला कभी माफी लिखने नहीं आता था। सेवा दल का कोई साथी कभी माफी नहीं लिखता था। दूसरा एक संगठन था, वो जेल में कम जाता था और माफीनामा ज्यादा लिखता था। आप जानते हो जिसको, और जिसको वो वीर कहते हैं, जिसको वो लोग वीर कहते हैं। वीर तो हम भगत सिंह को कह सकते हैं, वीर तो हम गांधी को कह सकते हैं, वीर तो हम हमारे लाल बाल पाल से लेकर हमारे एक एक, मतलब अगर आप देखोगे चंद्रशेखर आजाद से लेकर सरहद के गांधी से लेकर, वीर तो बहुत हमारी वो बहन जिन्हें मुंबई के ग्वालिया जो मैदान है वहां पर जाकर पहली बार 9 अगस्त को तिरंगा लहराया था, और वीर और वीरांगना तो हम उनको कह सकते हैं। ये कायर लोग थे। कौन लोग थे? कायर। उसमें सबसे ज्यादा कायर जो था, जिसको वीर कह के पूजा कर रहे हैं, जिसको कहते हैं वीर, तो मैं तो हमारे यहाँ पर गुजराती में एक शब्द है सारवारकर। सारवार का मतलब समझते हैं आप? जिसका हेल्थ अच्छा ना हो, जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको ट्रीटमेंट का मतलब होता है सारवार इन गुजराती। तो मैंने बोला कि वो सावरकर नहीं था, वो सारवारकर था। जिसको सारवार की मतलब ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत थी, वो कभी लड़ा नहीं है। जेल गया 1-2 बार, जो भी जितनी बार, एक बार तो कोई और वजह से जेल थे, पर उन्होंने टोटल 11 बार माफी मांगी। कितनी बार? 11 बार। और उसमें 9 बार का लिखित डॉक्यूमेंट आज भी मौजूद है, सेवा दल के पास भी है। तो माफी मांगने का मतलब होता है कि आप, जैसे अभी हमारे चिदंबरम जी जो जेल में है, वो किसकी वजह से जेल में आपको पता है? मोदी और शाह तो करेंगे, पर वो साक्षी, मतलब जो इसका साक्षी को क्या, साक्षी कौन है? उसकी विटनेस, उस केस का साक्षी कौन है? एक मर्डर के केस में जिसके ऊपर चार्जेस है, वो अपने बचाव के लिए वो खुद साक्षी बनी है और हमारे चिदंबरम जी पर आरोप लगाई है। तो मैं मर्डरर आरोप लगाएगा, आपका मर्डरर ही साक्षी होगा। तो ये पूरा आरएसएस का जो खेल था वो ऐसा था कि उन लोगों में माफीनामा लिखना, सरकार के साथ हो जाना। सबसे ज्यादा आजादी के आंदोलन में किसी ने अगर नुकसान किया है इस देश को, तो वो आरएसएस के संगठनों ने किया है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप जब बात करेंगे कहीं तो आपको काम भी लग सकता है।
सबसे पहले पाकिस्तान अलग होना चाहिए धर्म के आधार पर, उसका प्रस्ताव सबसे पहले किसने पास किया था? सावरकर वाला जो हिंदू महासभा और उन लोगों ने किया था सबसे पहले। ये लोग ये कहते हैं जो कश्मीर की जो महबूबा मुफ्ती को और कभी उसको ये क्या बाप बेटी की सरकार नहीं चलेगी फलाना ठिकाना, और उसके विरोध में कैंपेन करके थोड़ी बहुत सीटें लेके आए। फिर बाद में महबूबा मुफ्ती को सीएम बनाने में और पार्टनर कौन हो गया था? बीजेपी। जबकि कैंपेन क्या था उनका? अगेंस्ट महबूबा था कि हम एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ, तो उसके खिलाफ कैंपेन और उसी के साथ फिर वो सरकार बनाया। तो किसी ने बोला ये तो गलत बात है, मैं बोला ये तो इनकी गद्दारी का इतिहास है, इनकी गद्दारी का इतिहास है, ये नई बात नहीं है, इनके खून में है ये। बोले कैसे? बंगाल में और बलूचिस्तान या सिंध में बंगाल में और सिंध में दो सरकारें, पूरे भारत में पहले सरकार जो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट बनती थी, सरकार जो स्थानीय ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम लोग इलेक्ट होके सरकारें जब बनती थी, तो पूरे भारत में हर जगह पे कांग्रेस जीती। दो जगह पे कांग्रेस नहीं जीती थी, अपने फुल मेजोरिटी नहीं थी दो जगह पे, वो एक था बंगाल प्रोविंस और एक था सिंध प्रोविंस। वहां पे जीता था मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। हम लोग की संख्या कम पड़ रही, तो हिंदू महासभा एक्सट्रीम हिंदुइज्म, मुस्लिम लीग एक्सट्रीम मुस्लिम जो इस्लामिक वाला, दोनों मिलकर सरकार बनाया थे। आप समझ रहे? तो वो इनका जो इतिहास गद्दारी का है, वो बात करेंगे उनके खिलाफ की, जैसे शिवसेना और भाजपा इस बार भी आमने सामने लड़ेंगे, लास्ट टाइम भी लड़े थे। तो ये इनका बहुत बड़ा मतलब बहुत पुराना इतिहास है। सवाल ये है, जो एक गुजरात में एक श्यामजी कृष्ण वर्मा करके नाम सुना हो आपने? पता नहीं किसने सुना है किसना, उसका बहुत बड़ा ये लोग आरएसएस वाले और भाजपा वाले बोलते कि वो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है वो बहुत बड़े आंदोलनकारी थे, बहुत बड़े फलाने ठिकाने थे। तो उनकी जो अस्थि है उसको विदेश से अभी कुछ 5 साल पहले गुजरात में 6 साल पहले गुजरात में लाके वो अस्थि का पूरा एक मेला निकाला। तो हम लोग तो सोच में पड़ गए कि यार ये श्यामजी कृष्ण वर्मा है कौन, जो ना आजादी के आंदोलन में कभी भारत आया है ना कभी जेल गया है, वो इतना बड़ा शहीद कैसे हो गया, इतना बड़ा शहीद? तो ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री है जो गलत तरीके से लोगों के मन में डाला जा रहा है। कोई देश छोड़ के भगोड़ा हो गया, उधर जाके देश की बात करेगा। जैसे आज सबसे ज्यादा देशभक्त कौन है? सबसे ज्यादा देशभक्त कौन होता है? एनआरआई लोग होते हैं। भारत छोड़ देते हैं, यहां हमारे टैक्स से डॉक्टर बन जाते हैं, हमारे ही टैक्स से इंजीनियर बन जाते हैं, फिर जाके में यूएस और इंग्लैंड और उनकी सेवा करते हैं, और वहां जाके भारत माता की जय बुलाते हैं। भाई आ जाओ वापस, यहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं, यहाँ बहुत जरूरत है लोगों को। तो ये जो दोहरापन है ना, दोहरापन, उसके खिलाफ लड़ाई की जरूरत है। जो बाहर जाके आपको भारत माता याद आती है, तो भारत माँ की संतानें यहाँ पर बहुत दुखी है, उसको जरूरत है यहाँ आके सेवा करो, बाद में बात करो उसकी जगह पे। दूसरा, जैसे पत्रकार ने मुझे पूछा कि आरएसएस में बहुत ज्यादा लोग हैं, जैसे मैंने अभी कभी भीड़, मैंने उनको पूछा जाके एक बार देख लो, ज्यादातर आरएसएस में जो लोग होंगे 2 प्रकार के लोग होंगे। 90% लोग 2 टाइप्स होंगे आरएसएस में, मेन बॉडी में। या तो जिसका बिजनेस में बहुत काला धन है वो होंगे, या जिसको अपनी नौकरी में जो घपला किया है उसको बचाना है, सुरक्षित रहना है, तो वो होगा। ये 2 जो है क्रिमिनल्स और क्रिमिनल्स, ये लोग बहुत ज्यादा उसमें होते हैं, आरएसएस में होते हैं। हाँ, पर उसमें दूसरे विंग भी है, जहां पे मजदूर की जरूरत है वहां बजरंग दल होगा। बजरंग दल में अमीर नहीं होगा, उनका बजरंग दल होगा तो उसमें कौन होगा? ज्यादातर किसान मजदूर टाइप का, गरीब टाइप का वो होगा, है जिनको हम SC ST OBC बैकवर्ड्स सोशली इकोनॉमिकली जिनका
जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, पूरा उनको हक नहीं मिला है, वो लोग, उनका बजरंग दल होगा। और उनका, मैं सिंपल आप लोगों को इसलिए कहता हूं कि हमको बहुत चौकन्ने होकर इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। मैं रिसेंटली आरएसएस के स्ट्रक्चर को निकाला, उनके 49 नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कितने हैं? 49। आप में से कोई ब्राह्मण भी हो सकता है, बनिया भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है। कोई शूद्र हो सकता है, कोई दलित, सो कॉल्ड शूद्र, मैं शूद्र बुद्र में मानता नहीं हूं, पर मेरी शादी ब्राह्मण से हुई है, तो मैं कोई ब्राह्मण विरोधी नहीं हूं। मैं आपके यहाँ में जो कुर्बा कम्युनिटी होती है वैसा हूं, भेड़ बकरी वाला हूं। तो मैं कोई जातिवादी बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं उन लोगों का विरोध कर रहा हूं जो हमको भी करना है, कि जो जातिवाद को प्रमोट करते हैं, जो सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं, उच्च मानववाद में मानते हैं कि ये जाति होती है बहुत ऊंची है और बाकी सब जातियां नीची। ये जो सोच है वो सोच गलत है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं आरएसएस के स्ट्रक्चर को पहले अभी निकाला, 49 राष्ट्रीय कार्यकारिणी उनकी, जिसमें एक भी महिला नहीं, तो पितृसत्ता है। ये तो बात हो गया। जब आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने आप को कहते हो, तो इस देश में तो आधी महिलाएं हैं। दो चार तो कम से कम जगह बनाना था, बोले नहीं, महिला नहीं होगी। इस देश में कितने प्रतिशत दलित है? अगर हम जो एससी एसटी ओबीसी उसको कैटेगराइज करें, पर मैं इस देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का अगर टोटल करते हैं तो 79 और 81 के बीच में आता है, तो 80% है। कितना है? उस पूरी बॉडी में उस 80% में से कोई नहीं, तो बचा 20%। उस 20% में हाफ ऑफ देम क्षत्रिय है नॉर्मली, क्योंकि देश का पिरामिड ऐसे ही उन्होंने बनाया था। तो 10% क्षत्रिय होता है, तो उसमें एक क्षत्रिय को जगह मिला है आउट ऑफ 49। 43 एक कम्युनिटी के हैं, कौन होंगे वो? 43 ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, 2 बनिया है, 2 कायस्थ है, ऐसे करके तो जैन बनिया, जैन है और वैश्य है। वो जैन वैश्य कायस्थ मिलकर कुछ 43 और 5 और 1 ऐसे टोटल है उनका। सो एक क्षत्रिय, 5 कायस्थ, जैन और बनिया, वैश्य जो भी है वो, और 43 ब्राह्मण। देश कहां है इसमें? क्या एक जाति का बना हुआ है? उनका अध्यक्ष, आप जानते हो आरएसएस का अध्यक्ष कहां से बनता है? नागपुर से बनता है। और कौन सी जाति से होता है? उसमें भी ब्राह्मण में, सब ब्राह्मण नहीं। कौन सा ब्राह्मण? महाराष्ट्र का भी, महाराष्ट्र में बहुत सारे ब्राह्मण हैं, फिर भी नहीं। वो नागपुर के नजदीक वाले इलाके में चित्त पावन ब्राह्मण है, चित्त जिनका पावन है ऐसा मानते हैं। अब किसका चित्त पावन हो सकता है आप बता दें। तो जिसका चित्त पावन है वो एक मानते हैं कि हम ही लोग हैं, सब ब्राह्मण को भी ऊंचा नहीं मानते हैं लोग। अभी तक उनके जो 7 बने, कितने बने? 7 बने। आउट ऑफ 7 6 के 6 वहीं के बने हैं, सेम चित्त पावन बने हैं। इस देश में चित्त पावन, सबकी चित्त पावन ही है। सवाल ये है, एक बार क्षत्रिय बना है, एक बार क्यों बना? अगर सोचोगे आप, वो यूपी में चुनाव आने वाला था और चुनाव से जस्ट पहले आरएसएस का जो सर सेनापति है उसका जगह, सर संघ संचालक जो है उसका जगह खाली हुआ, तो बोले चुनाव से पहले था और उधर क्षत्रियों के वोट बहुत जरूरी था, तो वन टाइम बनाया था थोड़े समय के लिए। और एनीवे ये तो अलग। उसके सामने जब सेवा दल को मैं देखा एक बार कि हम बातें किसी और की करें, तो हमारा क्या है? सेवा दल में महिला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, माइनॉरिटी भी बना है, दलित भी बना है, ओबीसी भी बना है, ब्राह्मण भी बना है, बनिया भी बना है। कोई ऐसा नहीं है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सेवा दल में नहीं बना हो। तो ये सेवा दल है जो राष्ट्र को सच में उस हिसाब से
प्रतिनिधित्व करता है। आप उनके हर स्टेट के अध्यक्ष को ले लीजिए, आरएसएस के प्रांत के जो मुखिया है, आरएसएस के प्रांत के मुखिया भी सेम कम्युनिटी होता है, बाकी सब भी हो सकता है। तो हमारी लड़ाई जो है कि इस देश को बहुत कलर से, इस देश के जैसे अभी बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था कि हजारों जहां पे भाषाएं हैं, जातियां हैं, हम बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग अलग है। हमारे रंग में भी सबका अलग अलग रंग है, हमारा जाति सबका भले ही अलग अलग जिसमें हो, हमारी भाषा अलग है, हमारे कल्चर उसमें भी बहुत सारा डाइवर्सिटी है। और ये कहते हैं नॉर्मली कि जहां डाइवर्सिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा सस्टेन करता है। जहां कोई भी बायोडाइवर्सिटी की बात करो तो जितनी डाइवर्सिटी ज्यादा हो आप उतने सस्टेन ज्यादा करते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो इससे, मैं इतने में कहूंगा कि राहुल जी जब मेरे को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिया तो उन्होंने कहा कि सेवा दल को क्रांतिकारी संगठन बनाना है। पहले वाला आजादी के आंदोलन में जो था ऐसा सेवा दल बनाना है। मैंने हाँ तो बोला, पर मैंने एक सवाल जब उनसे पूछ रहा था तो बोला बताइए बिना झिझक का। उन्होंने जो बात कहा और मैंने उनको सिर्फ ऐसे ही पूछा कि राहुल जी किसी भी संगठन को मजबूत बनाना है तो उसके कार्यकर्ता का स्वाभिमान, उस कार्य और इस संगठन की स्वायत्ता बहुत जरूरी है। आज तक राहुल जी मुड़ के दोबारा नहीं पूछे है कि क्यों बदल रहे हो, क्या बदल रहे हो। उन्होंने सीधा बोल दिया 11 जून को कि अब सेवा दल का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं होगा, सेवा दल का निर्णय अब सेवा दल खुद करेगा। तो अभी एक मीटिंग में किसी कांग्रेस के जो हमारे यूथ कांग्रेस से निकले हुए 2-4 युवा थे, मन को बोल रहे थे लालजी भाई कमाल कर दिया आप लोग। मतलब क्या हो गया? बोले हम 9 साल से बोल रहे थे कि हमारा यूथ कांग्रेस में एक ब्रिगेड बनाना चाहिए, ब्रिगेड बनाना चाहिए, ब्रिगेड। तो बोले हमारी कोई सुन नहीं रहा था। आप लोग तो क्या कमाल किए पता नहीं है। 20 अगस्त राजीव जी के जन्म दिवस पर खुद राहुल जी भी ये यंग ब्रिगेड का कपड़ा वगैरह, टी शर्ट और टोपी पहन लिए और खुद वही लॉन्च कर दिए। पहले ब्रिगेड का मन में था वो शायद कुछ अलग आइडिया था। नॉर्मली हम ब्रिगेड सोचते हैं तो मतलब वो उसमें शस्त्र दिखते हैं, खून दिखता है, हिंसा दिखती है। पर हम जिस ब्रिगेड की बात कर रहे हैं वो ब्रिगेड अलग है। डिसिप्लिन ब्रिगेड, जिसकी भाषा में भी डिसिप्लिन हो, जिसके व्यवहार में डिसिप्लिन हो। और डिसिप्लिन का मतलब पहले ऐसे खड़े रह जाना और वो नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है हमारी जिम्मेदारियों का वहन करना। डिसिप्लिन का मतलब है हम किसी को नीचे गिराने की जगह पे अपने को, मैं बहुत जगह सेवा दल के साथियों को बोलता भी हूं कि लड़ना तो है तो हम अपनों के सपनों के लिए लड़ेंगे। लड़ना है तो अपनों के सपनों के लिए लड़ेंगे, हम अपनों से नहीं लड़ेंगे। तो ये जो हमारा जो सेवा दल का सिस्टम है वो ये इंटरनल लड़ाई के लिए नहीं है। मैं ग्रो होता हूं तो आप खत्म हो जाओगे, आप ग्रो हो जाओगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट सेवा दल में नहीं है। वी ग्रो टुगेदर। हम, मैं मजबूत होता हूं तो आप मजबूत होते हो और आप मजबूत होते हो तो मैं मजबूत होता हूं। तो ये सोच के साथ हम यंग ब्रिगेड को आइडियोलॉजिकल बैटल जो हमारा है आने वाले समय में, क्योंकि इस देश को आरएसएस में कौन सत्ता में आ जाए, भाजपा आ जाए, फलानी पार्टी आ जाए, उससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है। मुझे और आपको जो फर्क पड़ता वो ये है कि इस देश की विरासत बहुत जबरदस्त है। इस देश में बहुत लोग आए भी हैं, गए भी हैं, बहुत राजा भी आए हैं, महाराजा भी आया है, अलग अलग बाहर के पावर स्ट्रक्चर भी आए चले गए। बट इस देश के अंदर की जो भावना है, एक दूसरे के प्रति प्यार की जो भावना है, हमारे यहाँ मैं जब गांव में बचपन में था तो मेरे बगल में मुसलमान का घर और हिंदू का घर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। पता भी नहीं चलता था कि ये कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन क्रिश्चियन, कौन, ये सब नहीं होता था। पर आजकल हर वो नजर जो बदल गई है हमारे नजरों में भी, इवन आप और हम सब एक ऐसे देश में माहौल खड़ा है लोगों ने किया है तो हम भी सोचना शुरू कर दिए। तो ये जो ब्रेन वॉश देश में चल रहा है कि इंसान को इंसान समझने की जगह पर उसको मुसलमान या हिंदू समझने की हम लोग आज कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये हम लोग ये नहीं सोच रहे कि हमारी तो
इस प्रकार की लड़ाई के लिए तो आप सोच रहे हो कि टी शर्ट, टोपी, ये वो, थोड़ा रोमांटिसिज्म, थोड़ा अच्छा लगता है, ब्लू जींस, व्हाइट टी शर्ट, तो ये कोई अपनी फिजिकल ताकत दिखाने का संगठन नहीं है, ये विचारधारा की जो ताकत है। और राहुल जी बड़े, मैं खुद पॉलिटिक्स में नहीं आता, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बोलता हूं, मैं तो आंदोलनकारी था और मोदी को और अमित शाह को बराबर मालूम है, मैं उनको दो बार झुकाया हूं जमीन के आंदोलन में, उनको ऐसे झुकाया हो कि वो पूरे गुजरात में न्यूज़ पेपर में चमकता था कि कभी ना पीछे हटने वाले मोदी को पीछे हटने वाला है। तो मैं तो वो जमीन की लड़ाई लड़ने वाला था, आदिवासी और दलितों की लड़ाई लड़ने वाला था, मेरे को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था। पर कमाल के है राहुल जी, जो मेरे जैसे कोने में काम करने वाला, लड़ाई लड़ने वाले को ढूंढ के इस जिम्मेदारी में लाए और कहा भी कि तुम उधर लड़ोगे तो छोटी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई लड़नी है, इस देश की लड़ाई लड़नी है, तो आप इस जिम्मेदारी में आ जाओ। तो मैं जो इसमें कहना ये चाहता हूं कि भाई हमको जो लड़ना है, जो लड़ाई है, वो इस देश को जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर बांटकर सत्ता की सीढ़ियों में चढ़कर जो सत्ता में आना चाहते हैं, इसके खिलाफ की ये लड़ाई है। ये नाजीवादी जो सोच है, क्योंकि हिटलर आप जानते हो ना आप लोग, हिटलर ने ये सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट वाली बात कहा था और उसने क्या किया था, कितने लोगों को कत्ल किया था आप जानते हो? एक साथ गैस चैम्बर और बना के, वो जर्मन ही सुपर ह्यूमन है और बाकी लोग नहीं है। 5 मिलियन 10 लाख लोगों को मार दिया था। ये सोच के साथ दिमाग में कीड़ा था कि हम ही महान प्रजा है और बाकी सब लोग तुच्छ है और इसीलिए जीने का हमको ही हक है, किसी और को नहीं है। मुझे लगता है कि ये मोदी और अमित शाह और ये उनका मुखिया जो है, अभी मैं नाम भूल गया, पहली बार अच्छा हुआ मैं नाम भूल गया, मोहन भागवत अभी आ गया। तो मोहन भागवत से लेकर जो भी है XYZ, वो जो है एक तरह से वो हिटलर वाली सोच रखते हैं और ये मानते हैं। अभी शुरू किया है हिंदू और मुसलमान, ये कैसे रुक सकता है? मुझे लगता नहीं, अगर इनको फ्री हैंड किया जाए तो नहीं रुकेगा। पहले उनको हिंदू और मुसलमान में भेद करना है, हिंदू को सब पूरी तरह से और मुसलमान को दबा दे, फिर उसके बाद आएंगे हिंदू, फिर हिंदू में जातियां आएंगी और वो जाति में जो सुपर ह्यूमन जाति कौन है वो आएगी। तो अगर मैं आप आने वाली पीढ़ी इस भारत को जातियों से देखना चाहते हैं, धर्म से बटा हुआ देखना चाहते हैं, ये सोच जो है उसके सामने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई के लिए आप लोगों को तैयार होना है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है, उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं, देश का झंडा कितने रंग का? 3 रंग का है ना। आरएसएस का झंडा कितने रंग का है? नहीं, आरएसएस का झंडा 1 रंग का है और 2 मुंह वाला है। 2 मुंह वाला है, 1 रंग है और मुंह 2 है। भाजपा का झंडा 2 रंग वाला है। हम लोग ये कहते हैं कि देश का झंडा तिरंगा है और हम तिरंगे से प्यार करते हैं, इसीलिए सेवा दल का नारा आप लोग अगर याद हो तो, कि देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा 2 रंगा। देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा 2 रंगा। और मैं दावे के साथ, और आप भी खुल के बाजार में बोलना शुरू करिए कि आरएसएस गद्दारों का संगठन है। किसका संगठन है? गद्दारों का संगठन है। ये खुल के बोलिए, जेल जाने की तैयारी रखिए, मेरी तैयारी है, मुझे कभी भी बोलेगा मैं खुल के मीडिया के सामने बोलता हूं कि वो गद्दारों का संगठन है और इसलिए इतिहास का गद्दारी अलग है, वो हिस्ट्री हो गया, पर प्रेजेंट में भी गद्दारी कर रहे हैं। और वो गद्दारी क्या है, आप खुल के बोलना शुरू करो। मैं आपको देता हूं, ये मतलब सब जानते हैं पर बोलना हम लोग थोड़ा तरीके से है। किसी भी दुनिया में, पाकिस्तान का सिटीजन हो तो पाकिस्तान के लिए, भारत का सिटीजन है तो भारत के लिए, नेपाल का है तो नेपाल, अमेरिका का है तो अमेरिका, जो भी देश का सिटीजन हो, किसी भी देश का हो, वो अपने देश के झंडे को ना माने तो वो देश का गद्दार है कि नहीं? है ना? जो भी देश का सिटीजन हो, अपने देश के संविधान को ना माने तो वो देश का गद्दार है कि नहीं? जो भी देश का सिटीजन हो, अपने देश के नेशनल एंथम को ना माने, अपने देश के राष्ट्रगान को ना माने तो वो देश का गद्दार है कि नहीं?
और ये तीनों गद्दारी कौन करता है? आरएसएस। बीजेपी तो छोटा बच्चा है, आरएसएस तीनों गद्दारी। वो शाखा में ना राष्ट्रगान गाते हैं, ना तिरंगा लहराते हैं, और लगातार संविधान को दरिया में फेंकने की बात करते हैं। तो मेरे लिए तो ये गद्दारों का संगठन है, और राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट वो लोग बांटते हैं और मीडिया वाले उसकी चर्चा करते हैं। तो ये खुल के बोलना हम लोग, तो इसी ट्रेन कैपेबल, फिजिकली फिट, कॉन्सेप्चुअली क्लियर, इंटेलेक्चुअल शार्प, पॉलिटिकल परफेक्ट, ऐसी एक यंग ब्रिगेड बनाने का सपना है। और वो यंग ब्रिगेड इसलिए, अगेन राहुल जी के ही शब्द है, मैं अपने शब्द नहीं है इसलिए मैं कोट नहीं करूंगा। किसी ने उनको एक सभा में राहुल जी को पूछा कि पॉलिटिक्स में नए लोग क्यों नहीं आते, पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं आते, मतलब जो कुछ करना चाहते हैं ऐसे लोग क्यों नहीं आते? राहुल जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि इसीलिए नहीं आता है क्योंकि पॉलिटिक्स एक बंद तालाब की तरह हो गया है। क्या हो गया है? तालाब को चारों ओर से वो मिट्टी से कॉर्डन कर दो तो बाहर का पानी नहीं आता है, और जब बाहर का पानी नहीं आए तो वो अंदर पानी है उससे क्या होता है? रॉटन हो जाता है, सड़ जाता है, या सूख जाता है, ड्राई हो जाता है वो तालाब। तो नया पानी नहीं आने की वजह से, और पॉलिटिक्स में भी नए लोग नहीं आने की वजह से घिसी पिटी कैसेट होती है, वही लोग पावर में आ जाते हैं, रिपीट होते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, जीतते हैं। नए लोगों को आने का मौका नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं इस पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी के अंदर बहता झरना बनाना चाहता हूं, और बहता झरना बनेगा तो बहती नदी बनेगी, और बहता पानी कभी सड़ता नहीं है और सूखता नहीं है। वो उनकी शब्द है। मुझे लगता है इसीलिए जब वो अध्यक्ष बने और तुरंत जो अपॉइंटमेंट शुरू किया, उसमें सबसे पहला अपॉइंटमेंट उन्होंने जो चेंज किया था, सबसे पहला चेंज जो किया था वो सेवा दल का चेंज किया था कि इसको बहता झरना बनाना है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेवा दल। तो हमारा दायित्व बनता है, और हम लोगों ने फिर इसलिए सोचा कि युवाओं को लाए, और युवा देश का जो क्रांतिकारी सोच के साथ युवा लोग इसको आगे बढ़ाए। इसलिए आपके लिए बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है जो कुछ करना चाहता है तो, क्योंकि सेवा दल के अंदर भी हमने नियम बनाए हैं। जिला का अध्यक्ष 45 से नीचे होगा, ब्लॉक का अध्यक्ष 40 से नीचे होगा। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छा काम करोगे तो सेवा दल, जो मेन सेवा दल है, उसका अध्यक्ष बनना, ब्लॉक अध्यक्ष बनना, जिला अध्यक्ष बनना, उसकी स्टेट की बॉडी में आना। एंड वी आर इन हरी, थोड़ा हम लोग भी जल्दी में है ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में। तो आप में से जो जल्दी जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो लोग उतना जल्दी आगे बढ़ेगा, और जो सोता रहेगा वो खोता रहेगा, जो सोता रहेगा वो खोता रहेगा। तो आपको तय करना है, और इसीलिए एक आध दो नारे हैं, मैं नारे के बारे में बोलकर मेरी बात को मैं खत्म करूंगा। हम लोग का एक नारा आजकल बहुत प्रचलित है कि गोरों से पहले कौन लड़ा था? सेवा दल लड़ा था। इसीलिए हमारा जो नारा है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ठीक है, तो ये जो नारा है, और मैंने कहा कि जब लड़ता है चोरों से तो आवाज होगी चोरों से, क्योंकि जो कमजोर आवाज नहीं चल सकती है, इसलिए सेवा दल की आवाज कमजोर नहीं होगी। तो मेरा नारा, और साथ ही मैं ये बहुत मानता हूं, जब दिल की आवाज मिलती है ना नारे में, तभी वो नारा बुलंद बनता है, नहीं तो वो सिर्फ एक शब्द रह जाता है। एंड आई डोंट लाइक शब्द, एक शब्द महज शब्द नहीं, वो स्लोगन होना है, नारा होना है, वो सूत्रधार के तरीके से बोलना है। अब अपने दिल की, कर्नाटक के पानी की ताकत जितनी है वो भी थोड़ा पता चले कि उस हिसाब से जरा बोलिए, कमजोरों के बातें मत बोलिएगा। तो ये मैं बोलूंगा, पहले लड़े थे गोरों से, तो आपको जितनी आवाज है निकाल दीजिए और बोलेंगे अब लड़ेंगे चोरों से, है ना? माइक को बंद करता हूं और नारा बोलता हूं। मुझे पता है मैं रोज बोलता हूं तो मेरा गला खराब हो जाएगा, पर कोई बात नहीं। ये जितनी आवाज मेरी हो उससे 100 गुनी होनी चाहिए। आप अगर 100 लोग हैं, है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छी आवाज है आप लोगों की, तो अच्छा लगा।
और युवा आवाज में ताकत भी होती है। हम अपने आप को बूढ़े नहीं मानते हैं, डोंट वरी अबाउट। दूसरा जो है, ऐसा ही एक और नारा है, देश का झंडा तिरंगा अब नहीं चलेगा। तो देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। दो रंग का मतलब समझ लीजिए। तिरंगा का मतलब है सब रंग को मिल जाना। दो रंगों का मतलब होता है, कवि कबीर ने कहा है कि दो रंगों का विश्वास ना करिए। दो रंग का मतलब है रंग बदलने वाला। दो रंग का मतलब होता है, दो रंगा का मतलब होता है बोलना कुछ करना कुछ। और मुझे लगता है मोदी उसमें सबसे ज्यादा पीछे, बोलना कुछ करना कुछ। तो दो रंगापन है, दो रंगापन कहते हैं इसको, दोहरापन, दो रंगापन। तो ये दो रंगा झंडा उनका चरित्र है। वैसे मैं काली टोपी सफेद टोपी वाला बाद में हम लोग कभी एक्सप्लेन करेंगे, उसमें भी बहुत बड़ा फर्क है कि क्या दोनों के बीच में। पर ये झंडा तीन रंग का और दो रंग का, तो उसका जरा नारा हो जाए। मैं जब कहूं देश का झंडा तिरंगा तो आपको क्या कहना है? नहीं चलेगा दो रंगा, नहीं चलेगा दो रंगा। और मेरी जो रिदम होगी वही रिदम आपकी होनी चाहिए। नारे ऐसे ही नहीं बोले जाते हैं। देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे एक और नारा है, और मैं नारों में बहुत ताकत, मैं मोदी को झुकाया हूं। 50,000 हेक्टर लैंड उसको ग्रैब नहीं करने दिया है, लोगों ने नारे बना लिए और उनको भागना पड़ा। ये कौन नारा है? और वो है आरएसएस वाले हाथ में क्या लेकर निकलते हैं? डंडा। और सेवा में हाथ में चट्टी हाथ में लेकर नहीं निकलते, पहन के निकलते हैं भैया। आदमी क्या लेकर निकलता है? झंडा। डंडा का काम है पिटाई करना, मारना, तोड़ना, खत्म करना, दंगे करना। झंडा का क्या काम है? जोड़ना, दिखाना, लोगों को जोड़ना, देश के लिए कुर्बानी, देश की मोहब्बत, त्याग, बलिदान, सब कुछ है उसमें। तो उनके और हमारे बीच में बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए जब मैं कहूं कि देश उनके हाथ में डंडा है, तो आपको कहना हमारे हाथ में झंडा है। उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में झंडा है। और उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में झंडा है। उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में झंडा है। वेरी गुड। तो ये न सिर्फ नारा नहीं है, क्लैरिटी भी नारे के साथ हमारी एकदम स्पष्ट है। मैं कुछ लोग पूछते तो मैं कहता हूं कि वो कौन है और आप कौन है। बड़ा सिंपल फर्क है कि वो दंगों के दंगाई है और हम शांति के सिपाही। कि वो दंगों के दंगाई है, दंगा करने वाले को क्या कहेंगे? दंगाई। और शांति बनाए रखने वाले को क्या कहेंगे? सिपाही। तो वो दंगों के दंगाई है और हम शांति के सिपाही। तो ये बात हमारे मन में क्लियर। उसका मतलब फिर ये भी होता है कि फिर हम लोग भी दंगा टाइप का अगर बिहेवियर करते हैं तो कोई बोलेगा कि सिपाही भी दंगाई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा कैरेक्टर क्लियर है। उनका काम दंगाई का है, हमारा काम सिपाही का। तो ये जो बेसिक फर्क है। और मैं पता नहीं काली टोपी और सफेद टोपी का फर्क तो आप लोग जानते ही है ना, कि दोनों के बीच में बेसिक क्या डिफरेंस है कि नहीं जानते? नहीं। 2 मिनट और लो आप लोग, 2 मिनट, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मुझे खुद को जाना है, मेरे को आपसे काली टोपी अगर नॉर्मली हमारे गांव में लोग जो है छोटे छोटे टाउन में कपड़ा बाजार में खरीदने जाते हैं, तो किसान होता है या पशुपालक होता है, वो कपड़ा खरीदने जाता है तो बोलता है एकदम सफेद दूध जैसा कपड़ा देना। कैसा देना? दूध। एकदम सफेद दूध जैसा कपड़ा देना। पर मैं आप सब पढ़े हुए, मैं भी पढ़ा हूं, तो मेरे पढ़े हुए नहीं, पर लोग जो फैशन में जो मानता है, ये मानता है, और वो जब मार्केट में जाता है अर्बन एरिया में जो पढ़ा, तो वो किसी दुकान में जाता है तो वो कौन सा कपड़ा मांगता है? ब्रांडेड तो ठीक है, पर ठीक है मतलब आई एम नॉट कन्विंस्ड, पर नहीं, वो बोलता है ऐसा कपड़ा दो जल्दी से गंदा ना दिखे। क्या है ना, ऐसा कपड़ा दो कि जल्दी से मतलब गंदा हो पर गंदा दिखे नहीं, है ना? तो वो नॉर्मली काला कपड़ा मांगता है ना, वो डार्क वाला मांगता है। तो अब हम लोग व्हाइट वाला मांगते हैं।
चेयर, उनमें पूरा, क्योंकि गंदा नहीं दिखना चाहिए। गंदा है उनको पता है, पर गंदा दिखना नहीं चाहिए। तो ये तो है कि सफेद कपड़े में दाग लगता है तो दिखता है, काले कपड़े में दाग लगने से, और उनको पता है कि उनके जीवन में बहुत सारे दाग लगे हुए, तो उसको छुपाने के लिए वो काली टोपी पसंद किया है। और हम पारदर्शिता है, व्हाइट है, वो पारदर्शिता है, जो है वो दिखना चाहिए। पर उससे भी बड़ा एक कारण है, वो ये है जब किसी को गुस्सा आए, किसी के प्रति विरोध करना है, तो कौन सा कपड़ा दिखाता है? तो ब्लैक है। तो गुस्सा का, दंगा का प्रतीक है काला कपड़ा। और बड़े बड़े युद्ध को, कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध हो, या बड़े बड़े पानीपत का हो रहा है, या दुनिया के बड़े बड़े युद्ध को शांत करना है, तो कौन सा कपड़ा शांत करता है? तो देखो सोच में फर्क है बहुत बड़ा। उनके, मैं तो धन्यवाद करता हूं जो भी उनके स्थापक जो थे उनके, कि जैसी सोच थी वैसी ही टोपी उन्होंने पसंद की थी, क्योंकि उनकी सोच भी वही थी कि हमारा काम दंगाई वाला है, तो आगे जाके ये टोपी काम लगना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा काली टोपी का काम है गुस्सा का, काली टोपी का काम है जहर फैलाने का, काली टोपी का काम है दंगाई करने का, सफेद टोपी का काम है शांति बनाने का, एकता लाने का, पारदर्शिता दिखाने का। तो ये हमारे और उनके बीच में फर्क है। तो आप एक बहुत बड़े मिशन के साथ जुड़ रहे हो, तो मैं मेरे इन शब्दों के साथ आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मैं ये मानता हूं आप एक दिन के मेहमान नहीं होंगे। मैं समझा क्या कहना चाहता हूं मैं? अच्छा आए प्यारी जान को मेरा शब्द पता है, मैं लोगों को बोलता हूं अच्छा भाई आए हुए हो कि लाए हुए हो? तो आया हुआ है लंबा चलता है, लाया हुआ है थोड़ी देर में टी शर्ट निकाल के फिर चला जाता है। तो मंदिर हो रहा है, को मंदिर होगा आए हुए हैं। तो जो आता है वो कभी जाता नहीं, और जिसको लाता है वो कभी रहता नहीं, वो चला जाता है ना, तो वो चला जाता है। तो ये आप आए हुए हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं इतना कहूंगा कि बहुत बड़ी लड़ाई के साझेदार के तौर पे आपको मैं देखता हूं, और आपका पहला टास्क है, अगर आप कर सको तो जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट करके नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी के जरिए यंग ब्रिगेड का जो काम है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम जो कोई भी 3 स्पोर्ट्स हम लोगों ने डिस्कशन किए थे, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल, पर आप लोग उसमें अगर मानो कि यहाँ पे मुझे नहीं पता है कि दूसरा कोई क्रेज हो, पर जो स्टेट के क्रेज को ध्यान में रखते हुए आप 3 कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को सिलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक कंपटीशन का वो वहां पे हम सेवा दल यंग ब्रिगेड के नाम पे, वो यंग ब्रिगेड का ही ये भूमिका हम लोग कर रहे हैं, उससे युवाओं के साथ जुड़े। बाद में धीरे धीरे हम हमारा प्रशिक्षण का काम करेंगे तो उनको जोड़ सकते हैं। उसका स्टेट डिस्ट्रिक्ट में पहले उनको 1 2 3 कौन है वो करिए, उसके बाद उससे जो टीम निकल के आता है स्टेट लेवल का कंपटीशन रखें। और ये कंपटीशन मतलब किसी को हराने के लिए नहीं है, ये कंपटीशन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए है। तो हम लोग उस तरीके से उसको पॉजिटिव एक खेल के जरिए, स्पोर्ट्स के जरिए हमारे साथ और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। मेरे यहाँ पर मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ, और लास्ट में जो सेवा दल के काम करने का तरीका है वो ये है, वो भी नारे के तरह से ही है कि अब काम नहीं तो पद नहीं, अब कोई सिफारिश नहीं सेवा दल में। तो इसलिए आप डोंट वरी, आगे जाके आपको किसी नेता की सिफारिश की जरूरत नहीं है, आपका काम ही आपकी सिफारिश हो। इसलिए काम नहीं तो पद नहीं, अब कोई सिफारिश नहीं। और वो लड़ना जो है, वो लड़ाई इधर आके मुंह दिखाई वाला नहीं। मुंह दिखाई समझ में आता है हिंदी में कि सिर्फ मुंह दिखा दिया। सो सेवा दल में अब मुंह दिखाई वाली रस्म नहीं होती है, और एएससी, पीसीसी, डीसीसी ऑफिस में जाकर अपना चेहरा दिखा देने से नहीं। इसीलिए हम लोगों ने नया इसमें भी स्लोगन दिया है कि गांव शहर गली गली अब लड़ेगा सेवा दल। गांव शहर गली गली अब लड़ेगा सेवा दल। तो ये नारे हैं, और इस नारों की ताकत के साथ आप लोग भी जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ पे मौका दिया। जुनेद, मैं आपको सही में कांग्रेचुलेट करूंगा कि आपने, रवि ने, आपका जो टीम है ये शुरुआत है
छोटी शुरुआत है, इसको और बड़ी बनाई जा सकती है। आप चाहो तो ये इतना बड़ा संगठन बन सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और युवा जो क्रांति ला सकता है देश में और कोई क्रांति नहीं कर सकते हैं। कल ही सोनिया जी से जब मैं मिला था, उन्होंने बुलाया था, एक रिव्यू सिस्टम होता है उसके तहत, तो मुझे जो सवाल उन्होंने पूछा था, 2 सवाल खास पूछे थे कि युवा लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे। तो मैंने कहा कि जुड़ रहे हैं और काफी स्टेट में जुड़े हैं। मैं प्यारे जन के लिए आप लोग खतरा भी बना सकते हो, क्योंकि जैसे सेवादल है, सेवादल से बड़ा यंग ब्रिगेड बन सकता है। मैं ये और कोशिश करता हूँ, मैं भी मेरे लिए खतरा हमेशा पैदा करता हूँ कि भाई मैं एक ऐसा लीडर बनना चाहता हूँ कि मेरे लिए लगातार खतरा रहना चाहिए, मेरे लिए लगातार खतरा बना रहना चाहिए। मुझे चैलेंज करने वाले 10 लोग मेरे साथ तैयार होने चाहिए, बोले लालजी भाई जल्दी हटो, हम तैयार हो गए हैं आपकी जगह को संभालने के लिए। लीडरशिप का ये रोल है। तो मैं हमेशा कहता हूँ लीडर नीडर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीडर जो है वो नीडर होना चाहिए, वो कभी डरना नहीं चाहिए। जो डर जाता है तो वो कभी लीडर नहीं बन सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका यंग ब्रिगेड इतना मजबूत बने कि ये इनको कहे आगे जाके कि प्यारेजन आप आगे बढ़िए, अब हम सेवा दल में आने के लिए और जगह लेने के लिए सब लोग तैयार हो गए हैं, और आने वाले ब्राइट फ्यूचर के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।